हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, पीएसपी ज्ञान मंथन टेस्ट सीरीज का आज शुभारंभ हो गया है। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस टेस्ट को एंजॉय किया होगा और अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया होगा। और इसी तरह आगे आने वाले दिनों में जो टेस्ट होंगे उनको भी पूरे मन से आप परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे और अपने रैंक को बच्चों सुधारने का प्रयास करेंगे। टेस्ट पेपर कैसा था, क्या था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत आती है, तो बाकी का मैंने उस तरह पीडीएफ वाला सोल्यूशन तो आपको भेज ही दिया है। तो मैं फिजिक्स वाले पार्ट का, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इसका वीडियो सोल्यूशन भी बनाने जा रहा हूं। जो फिजिक्स का हिस्सा था बेटा, उसका सोल्यूशन वाला जो पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वन बाय वन हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। पहले से इसलिए लिख लिया है ताकि कम समय में अच्छा वीडियो बन सके, कम समय में आपको कम लेंथ के वीडियो में सोल्यूशन मिल पाए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना लेट किए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे बड़ा आसान सा सवाल मैंने डाला था, क्वेश्चन नंबर 1 पीएसपी ज्ञान मंथन टेस्ट सीरीज में फिजिक्स वाले हिस्से का। यहाँ पर देखें, कर द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड आर θ1 इक्वल टू 10 डिग्री सी प्लस माइनस 0.4 डिग्री सी एंड θ2 इक्वल टू 40 डिग्री सी प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी। फाइंड डिफरेंस इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट। बेटा यहाँ के अंदर दो बॉडी का टेम्परेचर है, एक बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, ये उसका एक्चुअल टेम्परेचर रहा होगा, उसमें एरर आने की इतनी उम्मीद रही होगी, जिस डिवाइस से भी मेजर किया गया होगा उसके द्वारा इतना एरर लाए जाने की उम्मीद रही होगी। दूसरा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सी था, और यहाँ के अंदर बच्चों जिस भी मशीन से, जिस भी डिवाइस से दूसरे बॉडी का टेम्परेचर नापा गया होगा, मेजर किया गया होगा, उसके अंदर इतना मैक्सिमम एरर लाने की उम्मीद रही होगी, ये एरर है। ठीक है, अब करें इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा। मैंने मान लिया दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस कैपिटल डी है, ऐसा मैंने मान लिया समझाने के लिए। तो कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल डी को हम कैसे डिनोट करेंगे। कैपिटल डी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा डी की रियल वैल्यू, जैसे यहाँ टेम्परेचर की रियल वैल्यू, और प्लस माइनस करने के बाद यहाँ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एरर रख रहे हैं, कितना उस क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर आ सकता है। उसी तरह से डिफरेंस की जो रियल वैल्यू होगी प्लस माइनस, यहाँ के अंदर बच्चों हम लोग करेंगे प्लस या माइनस, यहाँ के अंदर हम लोग करेंगे डेल्टा डी, उस डिफरेंस में आने वाला एरर। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस में आने वाला जो डिफरेंस की जो रियल वैल्यू होगी, इन दोनों की रियल वैल्यू के डिफरेंस के बराबर होगी। 10 और 40 का डिफरेंस बेटा कितना हो गया, 30। और यहाँ पे मैं देखूं तो जो डिफरेंस में आने वाला एरर है वो इन दोनों चीजों में आने वाले एरर के सम के बराबर होगा। कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब यहाँ के अंदर डिफरेंस में एरर निकालने जाते हैं, दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं तो इसको घटा देते हैं, और एग्जामिनर जो होता है एक ऑप्शन ऐसा जरूर डालता है कि आप ये गलती करें। जैसे यहाँ देखें 0.1 दिया है, ये गलत हो जाएगा बेटा। भले ही आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, दोनों की एरर को आपको ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, जब इन दोनों के एरर को बच्चों हम ऐड कर देंगे तो यहाँ के अंदर 0.4 0.3 मिलकर 0.7 आ जाएंगे। सिंपल सा आंसर आ गया 30 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सी, एरर लिमिट के साथ इसका आंसर हो गया बच्चों। करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर दिख रहा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्या है, चूज दी रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन, गलत ऑप्शन चुनना है। पहला कह रहा ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। बिल्कुल, अगर कोई इक्वेशन बच्चों डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, तो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है। बात सही है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट भी हो सकता है। बेटा अगर f इक्वल टू ma लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आया। कोई गलती से f इक्वल टू 7 ma लिख दे तब भी डायमेंशन सेम आएगा, हालांकि इक्वेशन गलत लिख दिया लेकिन तब भी डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा।
तो अगर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन सही ही है, इसकी गारंटी नहीं है। ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट भी हो सकता है, भले ही डायमेंशनली करेक्ट है तो ये दोनों तो सही है, यहाँ रॉन्ग वाला खोजना है, गलत वाला। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन कुछ और आ रहा है, तो ऐसा इक्वेशन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो बच्चों करेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो करेक्ट हो सकता नहीं, यही गलत हो गया। यहाँ के लिए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। मैंने सब लिख दिया यहाँ पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट हो सकता है, क्या होगा ही। यहाँ के अंदर बच्चों तो ऑप्शन यहाँ 3 जो है वो गलत लिखा है। 3 यहाँ के अंदर हम लोग टिक करेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमसे कह रहा है the function f is given by f equal to a sin alpha x plus b cos beta x। कहा गया है where x is displacement and t is time, displace dimension of alpha by beta का डायमेंशन क्या होगा। देखिए बच्चों sin cos tan cosec sec cot, इनका जो आर्ग्यूमेंट होता है ये एंगल होता है और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो देखिए जो डायमेंशन, अगर इसका मैं डायमेंशन पूछूं अल्फा एक्स का तो एंगल है डायमेंशनलेस होगा और बीटा एक्स भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। अब इसका मतलब अल्फा एक्स का डायमेंशन और बीटा माफ करेगा बीटा टी, यहाँ था बीटा टी का डायमेंशन क्या होगा, सेम क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, डायमेंशनलेस, 0 0 0 हर एक पावर आएगा। अब यहां से देखें इन दोनों से अल्फा का डायमेंशन अपॉन बीटा का डायमेंशन इक्वल टू टी का डायमेंशन अपॉन एक्स का डायमेंशन। टी फॉर टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, एक्स यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इसके जगह पर डायमेंशन में क्या लिखेंगे, इसका सिंबल यल। तो यहाँ हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला बन गया अल्फा बाई बीटा के लिए बच्चों क्या आ गया, यल की पावर -1 इंटू टी। ओके, यहाँ पर अगर मैच कराएं तो मेरे ख्याल से ये जो मैचिंग जा रहा है ऑप्शन 3 से जा रहा है। ओके, ये सब तो आप करा ही लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल हमारे पास यहाँ आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रो, यंग मॉडुलस वाई एंड लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज यल। कोई ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी यंग मॉडुलस पे, डेंसिटी पे और बेटा ब्रॉन्ज के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अभी आप इसके बारे में बहुत ज्यादा ना भी जानो कि यंग यहाँ ब्रॉन्ज का लेंथ क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, बहुत अच्छा ना जानो तो भी काम बन जाएगा इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ बस उनका डायमेंशन आपको जानना है। फ्रीक्वेंसी इन सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसने कहा है डेंसिटी की पावर ए, वाई यानी यंग मॉडुलस की पावर बी और यल यानी लेंथ की पावर सी पर अगर डिपेंड करता हो फ्रीक्वेंसी, तो बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। मैंने बेटा इस तरह लिख दिया, फिर दोनों साइड का डायमेंशन लिख दिया। इधर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टाइम के इनवर्स में आएगा और यहाँ पर बच्चों डेंसिटी का डायमेंशन यल की पावर -3 हो गया, टोटल की पावर ये, बाकी यंग मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होता है, जो भी है लिख दिया मैंने। और यहाँ के अंदर यल फॉर लेंथ का डायमेंशन यल, ये सब लिखने के बाद मैंने इक्वेशन बनाया, कंपेयर किया दोनों साइड को, यहाँ सब पावर इकट्ठा की, m की पावर समथिंग, l की पावर समथिंग, t की पावर समथिंग, इकट्ठा करने के बाद कंपेयर किया, यहाँ कुछ इक्वेशंस बने। अब इन इक्वेशंस को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, a प्लस बी इक्वल टू 0। कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ से भी तर्क लगा सकता है कि और b का सम 0 आना है, तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 नहीं आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं तीसरा। फिर अगला यहाँ के अंदर देखें, ऐसे इक्वेशन बनाते गए, एक इक्वेशन ये भी आया -2b इक्वल टू -1, यानी b की वैल्यू क्या हो गया, हाफ। b की वैल्यू बच्चों हाफ आना है, b की वैल्यू हाफ यहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन दिख गया, पहला ऑप्शन यहाँ के लिए करेक्ट हो गया। बाकी अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो ये इक्वेशन मैंने सब बना दिया है, एक एक स्टेप सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है, रफ कॉपी पे आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट चॉइस हमारे पास जो मैचिंग जा रहा है वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5।
कहा गया फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर एज्यूम टू बी फंडामेंटल यूनिट्स। एम, एल, टी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इन सबको हम लोग फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इन्हीं के टर्म में हम लोग लिखते हैं। सवाल ये है कि अगर हम फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माने और इनके टर्म में हमें डायमेंशन लिखना हो, तो मास का डायमेंशन क्या होगा? हमने मान लिया मास का डायमेंशन ऐसा कुछ आएगा, एफ की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर जेड। फिर बेटा जैसा कि ट्रेडिशन है, परंपरा है, मैंने इधर मास का डायमेंशन रख दिया एम, एल की पावर 0, टी की पावर 0। इधर फोर्स का डायमेंशन रख दिया, यहाँ एल की जगह लेंथ का डायमेंशन रख दिया, टी की जगह टाइम का डायमेंशन रख दिया। यहाँ m की पावर x हो गया और l की पावर x प्लस y हो गया, t की पावर माइनस 2x और प्लस यहाँ के अंदर z हो गया। दोनों साइड को कंपेयर किया, यहाँ कुछ इक्वेशंस बनाए। x की वैल्यू बेटा 1 आ गया, साफ साफ दिखने लगा। x की वैल्यू 1 मतलब f की पावर 1 आना है, f की पावर 1 लगभग सब में है। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बना, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, x की वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू क्या हो गया, -1, यानी y यानी l की पावर पर हमारा -1 आना, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अभी भी आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे बहादुर बच्चों। फिर अगला इक्वेशन हमारे पास क्या बना, -2x प्लस जेड इक्वल टू 0, -2x प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर किए z की वैल्यू 2x आ गई, x की वैल्यू हमें पहले से पता, सॉल्व किया z की वैल्यू 2 आ गया, z की वैल्यू 2 आ गया। सबकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर रखा, ये वाला इक्वेशन बन के आया। अगर मैं यहाँ टैली कराऊं ऑप्शन से, मैचिंग कराऊं बच्चों, तो करेक्ट मैचिंग स्पष्ट रूप से दिख रहा है। करेक्ट मैचिंग यहाँ के लिए आ गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं मेरे बहादुर बच्चों। हमारा अगला सवाल यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न हमसे कह रहा है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस मच, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर सी इसी तरह दिया है कुछ। कहा गया अगर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी, वेक्टर सी, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये जो वेक्टर बन के आएगा, कह रहा है ये वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया। होगा कितना, ये के जगह जो भी ए का वैल्यू दिया है मैंने रख दिया वेक्टर फॉर्मेट में, और जो बी की जगह बच्चों बी वेक्टर के बारे में बोला है उसको मैंने लिख दिया। सॉल्व किया तो ऐसा कुछ आया, 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप, 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप, 3 इंटू के कैप, ऐसा आ गया। कह रहा है ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना है, 0। इसका मतलब दिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहां से अगर लें बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका आशा करते हैं आप लोगों को आता होगा। यहां पर समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, इसी तरह यहां हमें डॉट प्रोडक्ट लेना था। डॉट प्रोडक्ट लेके हमने सॉल्व किया और फाइनली यहां लैम्डा की वैल्यू निकालने पर क्या आ गया, 4। पूरा सोल्यूशन मैंने डिटेल लिख दिया है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ के लिए आप जो आंसर आया 4 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ही है, तो 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया हमारे पास। इसका ऑप्शन आ गया करेक्ट वाला ऑप्शन 4। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। मेरा अगला सवाल बेटा यहाँ के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक डायग्राम बना के दिया है, एक्स वाई एक्सिस बना के दिए हैं और यहाँ 3 फोर्सेस को दिखाया है। एक फोर्स 37 डिग्री एंगल पे जा रहा है एक्स एक्सिस से, एक फोर्स निगेटिव वाई में जा रहा है, एक फोर्स निगेटिव एक्स में जा रहा है। हमसे कहा बताइए वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, और आंसर में ऐसे दिया, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो बच्चों आसानी के लिए इजीली हम लोग इसे निकाल पाए, हमने ये वाले फोर्स को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। इस फोर्स का x कंपोनेंट आ गया F1 cos 37 और ये हो जाएगा F1 sin 37। अब अगर मैं वेक्टर F को i, j और k के टर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, वेक्टर F इक्वल टू दिस मच इंटू आई कैप प्लस दिस मच इंटू जे कैप। बेटा इसको सॉल्व किया, F1 के जगह पर 5 F0 रख दिया और cos 37 के जगह 4/5 रख दिया। इसी तरह यहां सॉल्व करने पर F1 की वैल्यू ऐसी कुछ आ गई।
अब हमको F2 की वैल्यू बतानी है, जो कि पहले से पता है। वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड दिख रहा है, दिस इज 12F0। 12F0 इन दी सेंस बच्चों, यहां के अंदर इसको हम लोग लिख पाएंगे। यहां पर इसको अगर लिखना चाहें, ये इनफैक्ट मैग्नीट्यूड दिया होगा ना, अगर ऐसे लिखा है तो यहां के अंदर F2 को लिखूंगा 12 टाइम्स ऑफ F0 इंटू माइनस आई कैप, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको लिखूंगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ F0 इंटू माइनस जे कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी, दिस वन, जो जैसे है आई जे के टर्म में रखा है, सबको एज इट इज जोड़ लेंगे। आई को आई से, जे को जे से, के को के से, जो भी यहाँ प्लस माइनस करना है कर लेंगे। अल्टीमेटली हमें ऐसा कुछ मिलेगा। और जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालने जाएंगे ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड इसका निकालने पर हमको मिलेगा 10F0। ये पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है, रफ कॉपी पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा वेक्टर ये इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी में दो वेरिएबल डाल दिए, लैम्डा और म्यू। हमसे कहें ए क्रॉस बी का रिजल्ट अगर जीरो है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट अगर जीरो या जीरो वेक्टर है बेटा, तो ये पक्का है ए और बी या तो पैरेलल होंगे, साइन जीरो की बात हो रही होगी, या एंटी पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं दो वेक्टर ऐसे, तो नियम क्या मैंने बताया था, ax अपॉन bx, दोनों के x कोएफिशिएंट का रेशियो, दोनों के i के कोएफिशिएंट का रेशियो, दोनों के j के कोएफिशिएंट का रेशियो, और दोनों के k के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। रख दिया। पहले वेक्टर में i का कोएफिशिएंट 2 है, अगले वेक्टर में i का कोएफिशिएंट 1 है, 2/1। पहले वेक्टर a में i का कोएफिशिएंट 6 है, j का कोएफिशिएंट दूसरे में क्या है, लैम्डा है। इसी तरह i का माफ करिएगा k का कोएफिशिएंट पहले वेक्टर में, वेक्टर ए में 3 है और दूसरे में म्यू है। सिंपल सा इक्वेशन बना, सॉल्व कर लिया। लैम्डा की वैल्यू बच्चों 6/2 यानी 3 आ गया। म्यू का वैल्यू यहाँ के अंदर देखिए 3/2 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारे पास हो गया 3,3/2, 3,3/2। यहाँ करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ पे है वेक्टर से ही, the x component of the resultant of several vectors। बहुत सारे वेक्टर हैं, उनके x कंपोनेंट का रिजल्टेंट जो होगा, या यूं कह लीजिए x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर। कई सारे वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट निकाला गया, उस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा। जितने वेक्टर इन्वॉल्व हुए हैं बच्चों, अगर साइन सहित, पोलरिटी सहित वेक्टर नियम से क्या करें, उनके सारे वेक्टर के x कंपोनेंट का सम कर लें, तो रिजल्टेंट का क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट। उस वेक्टर रिजल्ट, जितने वेक्टर इन्वॉल्व हुए हैं, सारे वेक्टर के y कंपोनेंट का अगर हम सम कर लें, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर हम सम कर लें, तो बच्चों यहां के अंदर आ जाएगा रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। तो यहां पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है उसका x कंपोनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, जितने वेक्टर इन्वॉल्व हुए सभी के x कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे, जाके रिजल्टेंट का क्या बन जाएगा, x कंपोनेंट। मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। बिल्कुल, जो वेक्टर हमारे पास है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास है, यहां पर बच्चों मे बी स्मॉलर देन, जो रिजल्टेंट है उसका जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट की बात कर रहा वो स्मॉलर हो सकता है, छोटा हो सकता है, सारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से बिल्कुल छोटा हो सकता है बेटा। उसी वेक्टर जो तमाम सारे इन्वॉल्व हुए उन्हीं का तो अंश है, वो उसी का तो पार्ट है, तो बिल्कुल छोटा हो सकता है, बहुत हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ थर्ड में देखिए क्या लिख रहा है, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। नहीं सर, ग्रेटर नहीं हो सकता। यहां पर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, या यूं कह लीजिए यहां के अंदर बच्चों जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर या कह लीजिए सारे वेक्टर के x कंपोनेंट का मिला के जो सम है, सारे वेक्टर के x कंपोनेंट का जो सम मिला करके है, वो यहां क्या कहा, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। मेरे बहादुर बच्चों ध्यान से सुनिए, x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है
उन सारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कह रहा ज्यादा हो सकता, नहीं सर, उन्हीं से तो निकल के आया है, ये उन्हीं का पार्ट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है मेरे बहादुर बच्चों, तो ये तो गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। मे बी इक्वल टू, हाँ इक्वल हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट हुआ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यहाँ के लिए इसका करेक्ट जो है चॉइस होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ओके ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10। करा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, बहुत बढ़िया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बेटा अगर यहाँ के अंदर ए क्रॉस बी से हमें एक तीसरा वेक्टर सी मिला, तो तीसरा वेक्टर जो सी होगा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, सी के भी परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि लिखा सी परपेंडिकुलर टू ए, तो बात सही है। ये सी जो हमारे पास है वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है, रॉन्ग पूछा है। इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। बेटा ए प्लस बी उसी प्लेन में होगा, ए प्लस बी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ए और बी हैं। ए प्लस बी हमारा उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में बच्चों ए और बी हैं। लेकिन यहाँ के अंदर ए क्रॉस बी हमारा जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से देखें तो ए क्रॉस बी उस प्लेन के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ फिलहाल परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रहा है, सिंबल ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ के अंदर मेरे बहादुर बच्चों अगर ये कहा जाए कि जो हमारा वेक्टर सी है वो वेक्टर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है, तो ये बात भी सही है। तो ये तीनों तो सही हो गए। सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, नहीं सर, सी और ए क्रॉस बी ध्यान से देखिए एक ही वेक्टर है, सी ही ए क्रॉस बी है बेटा, तो ये दोनों तो एक ही वेक्टर हुए, स्वयं अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, कोई वेक्टर 0। तो ये लास्ट वाला गलत कह रहा है, यहाँ के लिए गलत वाला 4 है और उसी को टिक करना है, यानी हम चॉइस वाइज सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन 4। ओके चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई that is equal to alpha into sigma plus beta into lambda, where lambda and sigma are linear and surface charge densities। हमसे कहा कि बताइए अल्फा बाई बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हमें पता है कि जो डायमेंशनल फार्मूला या जो यूनिट ये वाले टर्म का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला या वही यूनिट अगले टर्म का होगा, क्योंकि ये सम किए गए हैं दोनों टर्म। यहाँ के अंदर इसका मतलब यहाँ का डायमेंशन यहाँ के डायमेंशन के सिमिलर होगा और इन दोनों का डायमेंशन मिला के ओवरऑल डायमेंशन के बराबर आएगा, जो कि फाई के सिमिलर होगा। अब मेरा ध्यान इन दोनों पर जा रहा है, अल्फा का डायमेंशन अपान बीटा का डायमेंशन इक्वल टू लैम्डा का डायमेंशन अपान सिग्मा का डायमेंशन। लैम्डा बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसका मतलब हो गया समथिंग कूलम पर मीटर। तो यहाँ के अंदर इसका यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर। और सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इसका यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम कूलम बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, मीटर का एक पावर कैंसिल कर दीजिए, जिसका आंसर आ जाएगा मीटर। मतलब ये वाले पार्ट का जो यूनिट बनेगा अल्फा बाई बीटा का वो मीटर बनेगा। मीटर पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो, डिस्टेंस का यूनिट हो या किसी लेंथ का यूनिट हो। तो यहाँ के लिए कह रहा क्या ये दिखा सकता अल्फा बाई बीटा से क्या हमको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन में जो दिया है वो हो गया ऑप्शन 3। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल देखें आप लोग, कहा गया लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिप हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर मेजर्ड टू बी 10.5 सेंटीमीटर, 0.05 मिलीमीटर एंड अगला दिया है बच्चों 6 माइक्रोमीटर, 6.0 माइक्रोमीटर। हमसे कहा गया है कि अगर हम वैसे स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। बेटा यहाँ ऑब्वियसली वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू टी, लेकिन वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो इसको थोड़ा चेंज करें। इसका जो हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आएगा दिस मच इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। हमें वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये सवाल तो आपसे पूछे जाने का कोई मतलब है नहीं, बशर्ते यहाँ ध्यान रखना सिग्निफिकेंट फिगर का, अदरवाइज ये तो कोई सवाल थोड़े हुआ आपके लिए।
बच्चों यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आप देख सकते हैं 3 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में जो है वो 1 है, क्योंकि 10 की पावर का प्रभाव पड़ना नहीं है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आप देखिए कितने हैं, 2 हैं। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर अगर चेक करने जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वॉल्यूम का, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम वाला होना चाहिए। कम से कम कितना, 1, यानी हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां पर देखिए जो रिजल्ट निकल के आया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 3 नहीं 1 होना चाहिए, तो राउंडिंग आप करना पड़ेगा, ये अलाउड नहीं है। हमें राउंडिंग आप करके इसको 1 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा आंसर बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ के लिए सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखें, तो करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ओके बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते चलते हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन ये रीजन इज गिवन बाय, कोई जगह है, कोई स्पेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे लिखिए, ये डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू वाई कैप प्लस बी डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4 इंटू जे कैप, ऐसे करके दिया है। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए यहाँ पर जो हमारा ए और बी है उसका यूनिट क्या होगा। तो बच्चों देखो, ये जो आई कैप जे कैप, ये जो यूनिट वेक्टर यहाँ लिए जाते हैं, ये यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब रहा सवाल ए बाई एक्स क्यूब, ये हमारा क्या हुआ, यूनिट लेस। जे कैप यहाँ जो यूज हुआ ये भी क्या हो गया, यूनिट लेस। अब ये दोनों टर्म अगर जुड़े हैं तो जो यूनिट ए बाई एक्स क्यूब का होगा या डायमेंशन होगा, वही यूनिट या डायमेंशन बी बाई वाई की पावर 4 का होगा, और वही यूनिट इस पूरे का होगा, और वही यूनिट लेफ्ट हैंड साइड का होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के सिमिलर होगा। अब यहां से जल्दी से मैच करा लें, ये बाई एक्स क्यूब का यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के यूनिट के सिमिलर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, दो जनरली हम लोग यूज करते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ न्यूटन में दिया है, इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, यानी ये बाई एक्स क्यूब का यूनिट न्यूटन पर कूलम के सिमिलर आएगा। यहां पर बच्चों इसका मतलब ये का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर का क्यूब, एक्स का मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस है तो मीटर का क्यूब हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसको कंप्रेस कर लिया, क्या आ गया, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम। न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम मुझे दो जगहों पे दिख रहा है बेटा, 1 और 4 में। आगे बढ़िए, बी बाई वाई की पावर 4 का अगर यूनिट देखा जाए तो ई यानी न्यूटन पर कूलम के बराबर आएगा। यहाँ बी का यूनिट हमारे पास आएगा न्यूटन पर कूलम इंटू वाई की पावर 4 का मतलब हो गया मीटर की पावर 4। सॉल्व कर लिया, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से अगर इसकी मैचिंग कराई जाए तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा अगर ए डॉट बी, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, देन क्वेश्चन इज हियर एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर मस्ट बी ए जीरो वेक्टर। बच्चों समझने वाला सवाल है, कॉन्सेप्चुअल। ए डॉट बी हमारे पास होता है ये बी cos थीटा जो कि 0 का रहा, ये क्रॉस बी का मॉडुलस आ जाएगा ये बी sin थीटा जो कि कह रहा 0 हो। अगर ये 0 है तो यहां से अगर सोचे तो दिमाग ये कह रहा है कि इसके 0 होने के लिए cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। cos थीटा 0, हाँ cos थीटा 0 होना चाहिए, cos थीटा 0 होने का मतलब थीटा 90 होना चाहिए, तो यहां से तो मुझे ये लग रहा है थीटा 90 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको देखें, साइन थीटा यहाँ 0 आना चाहिए, साइन थीटा 0 आना चाहिए, मतलब साइन 0 का केस या साइन 180 का केस आना चाहिए, तो यहाँ थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 90 डिग्री हो, ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको मानूंगा कि थीटा ये वाला है तो ये वाले केस में ये सही नहीं हो सकता। अगर मैं इसको मानूंगा कि थीटा 0 है तो थीटा 0 के केस में ये सही नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, इसका मतलब थीटा की वैल्यू ना तो 0 है ना तो 90 है, कोई और वैल्यू होगा, कुछ और हो सकता है। यहाँ के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0, दोनों एक साथ 0 तब आ सकता है जब बच्चों दोनों ए और बी में से किसी एक वेक्टर का, कम से कम किसी एक वेक्टर का वैल्यू क्या हो 0, यानी ए और बी में से कोई एक वेक्टर क्या बन जाए, 0 वेक्टर बन जाए।
तो यहां पर मैंने यही लिखा हियर ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी का मॉडुलस कैन बी जीरो ओनली एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखा है, कोई एक वेक्टर कम से कम जीरो वेक्टर होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जीरो इंप्लाइज परपेंडिकुलरिटी, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब परपेंडिकुलरिटी, वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। वाइल क्रॉस प्रोडक्ट जीरो इंप्लाइज पैरेललिज्म, मतलब वेक्टर पैरेलल होंगे। ऐसा यहाँ के अंदर की वेक्टर के बीच एंगल 0 या 180 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। विच इज पॉसिबल साइमल्टेनियसली ओनली वन वेक्टर वेनिसेज, एक वेक्टर खत्म हो जाए, मतलब एक वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाए। तो बिल्कुल बाकायदा एक्सप्लेन भी हो रहा है। तो बेटा यहाँ के लिए असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन ने असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर दिया, तो हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इन एन एक्सप्रेशन ए इंटू 10 की पावर बी। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है या जैसे भी आपने पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा कि यहाँ ए इंटू 10 की पावर बी में बी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, बशर्ते कुछ रूल फॉलो करना होता है। बी को डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप तब बोल सकते हो जब यहाँ ए की वैल्यू 5 हो या 5 से कम हो, और अगर ये की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ऐसे केस में 5 से ज्यादा और यूं कह लीजिए 10 से कम है। यहां पर मेरे बहादुर बच्चों, अगर यहां पर ये की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने, जैसे यहाँ 6 आ जाए, 7 आ जाए, 5 पॉइंट समथिंग आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए बच्चों यहाँ पर बी के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास b+1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इनफैक्ट राउंडिंग ऑफ करने का रूल होता है, दुनिया भर की चीजें, तो पूरा यहाँ नहीं बता रहे हैं, सोल्यूशन है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस है मैचिंग करता हुआ, वो हमारे पास आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा। ठीक है बच्चों, बच्चों हमारा अगला सवाल हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमसे कह रहा है लेट वेक्टर ये इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर भी इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप एंड कोई वेक्टर सी रहा होगा। कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ये कोप्लेनर वेक्टर सी, उसी प्लेन में कोई और वेक्टर है, मतलब जो अगला वेक्टर रहा होगा वो भी एक्स वाई प्लेन में ही रहा होगा। पहले वेक्टर को मैं देखूं तो एक्स वाई प्लेन में है, दूसरे वेक्टर को देखूं आई और जे अगर इंक्लूड हुआ तो एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर सी भी उसी प्लेन में है। तो कह रहा ये डॉट सी, बी डॉट सी और ये डॉट बी की वैल्यू 0 आए, तो बताइए यहाँ के अंदर जो हमारे पास वेक्टर सी रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा। देखो बच्चों, वेक्टर ये हमारा ऐसा कुछ है, वेक्टर बी ऐसा कुछ है, वेक्टर सी को मैंने मान लिया ऐसा कुछ है। अच्छा, एक काम और आप कर सकते हो, क्योंकि उसी प्लेन में बोला है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है। यहाँ के अंदर मैंने वेक्टर सी को ऐसे मान लिया x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। अब बच्चों मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जो है ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी। अगर ये डॉट सी मैं करता हूं, ये का सी से डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, 1 इंटू वाई, वाई हो गया प्लस वाई, और यहाँ पर जेड कंपोनेंट है नहीं, इसको दिखाओ या ना दिखाओ। यहाँ के अंदर बच्चों इसी तरह से b का डॉट प्रोडक्ट c से लिया तो 2x एंड माइनस 2y माइनस वाई आ गया, 2x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। और बच्चों जब हमने a का डॉट प्रोडक्ट b से लिया तो 2 1 जा 2 एंड माइनस 1 यहाँ के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना, x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन बना लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। x और y की वैल्यू निकालने पर जो भी वैल्यू मिला, x इक्वल टू हमारे पास यहाँ मिल गया है, देखिए बेटा कितना मिला है, x की वैल्यू 2/3 आ गया है और y की वैल्यू 1/3 हमने वेक्टर सी में रख दिया। तो वेक्टर सी का नया फॉर्म कुछ ऐसे आ गया। सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए गए बच्चों तो कुछ इस तरह से आ गया, और ओवरऑल सी का मैग्नीट्यूड फाइनली आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 5/9। तो हमारा जो करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर आ गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फॉर
थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, ये डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, तो हमसे कहा बताइए वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। बच्चों यहाँ के अंदर ध्यान से देखिए, एक वेक्टर ये दिया है, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी। उसने कहा ये डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ जो वेरिएबल एक्स है, अननोन है, उसकी वैल्यू क्या होगी। पहले बच्चों मैंने क्या निकाल लिया ना, पहले मैंने निकाल लिया बी क्रॉस सी, यहाँ पर बी क्रॉस सी जो लिखा पहले इसको निकालने के लिए गए, जो भी रूल है बी क्रॉस सी निकालने का मैंने फॉलो किया और अल्टीमेटली बी क्रॉस सी एक वेक्टर के रूप में मुझे ऐसे मिला। अब वो कह रहा है बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट ये से लेने पर 0 आ रहा है, तो ये से इसका डॉट प्रोडक्ट लेके मैंने 0 किया। वेक्टर ये हमारा यहाँ चमक रहा है और बी क्रॉस सी से नया वेक्टर जो मिला है, मींस ये वाला वेक्टर बच्चों जो मिला है यहाँ पे दिस वन, और यहाँ पे ये वाला वेक्टर जो हमारे पास है ये, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने से हमको यहाँ के अंदर 0 वैल्यू मिलना है, ये पहले से तय है। रूल से डॉट प्रोडक्ट लिया तो ऐसा कुछ आया, और जब मैंने यहाँ पर इक्वल टू 0 किया तो सॉल्व करने पर हमें x का वैल्यू क्या मिला 4। ये सारी चीजें हैं जो रफ कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप ऑन i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप इज 0। किसी वेक्टर ये मान लिया, वेक्टर ये को पहला वेक्टर मान लिया, वेक्टर बी को दूसरा वेक्टर मान लिया। यहाँ के अंदर बच्चों कह रहा है ये का प्रोजेक्शन बी पर 0 है, तो अगर मैं नियम से निकालूं कि भैया ये का प्रोजेक्शन बी पर क्या आएगा, अगर ये और बी के बीच एंगल थीटा, तो ये का प्रोजेक्शन बी के अलग निकालेंगे cos थीटा आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो प्रोजेक्शन है ये 0 है। अगर बच्चों ये नॉन जीरो वेक्टर है और प्रोजेक्शन 0 आ रहा है, ये cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस cos थीटा हमारा 0 होगा। cos थीटा 0 तभी होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि इन फैक्ट ये थीटा 90 डिग्री रहा होगा, जो मैंने अभी कुछ और दिखाया था वो वास्तव में 90 डिग्री होगा। और इसलिए ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0, मैंने डॉट प्रोडक्ट के रूल से इनको निकाला और इक्वल टू 0 किया। सॉल्व करने पर बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 5। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एक कोई हमको y और x का फंक्शन दिया है, y द फंक्शन ऑफ x रिटन लाइक दिस। हमको निकालना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ 2 बार y का x के साथ डिफरेंशिएशन करना है। एक बार y का x के साथ डिफरेंशिएशन किया, इतने का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा 3/2 x की पावर 4 का आ जाएगा 4x की पावर 3, यानी x की पावर n-1 के हिसाब से। इसी तरह आगे करते गए बेटा, x क्यूब का हो गया 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ 25x का हो गया सिंपली 25। सॉल्व करने पर हमको ये मिला। अभी ये पहला डेरिवेटिव है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट किया बच्चों, डिफरेंशिएट करने पर इसको फिर से जो आया था फिर से डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर आ जाएगा 6 × 3x स्क्वायर, यानी कि 18x स्क्वायर, और यहाँ के अंदर आ जाएगा 2x प्लस 0, ऐसा कुछ आया। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मुझे कॉमन लेने की नीड हो रही है। इन दोनों में से मैंने क्या किया 2x को कॉमन कर लिया, 2x को कॉमन किया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ के अंदर क्या आ गया 9x। हमारा जवाब ऐसा कुछ हो गया। ऑप्शन यहाँ के अंदर मैच जो कर रहा है वो हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ओके, हमारा अगला सवाल है व्हेन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड 5 टर्न, सर्कुलर स्केल को 5 टर्न घुमाया गया तो यहाँ के अंदर क्या कर रहा है, इट मूव्स 4 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। ये स्क्रू गेज की बात कर रहा है, मेन स्केल के ऊपर कितना मूव कर रहा है 4 मिलीमीटर। 5 रोटेशन घुमाने में 4 मिलीमीटर अगर घूम रहा है तो एक रोटेशन में कितना घुमा होगा 4/5 मिलीमीटर। एक रोटेशन में जितना मेन स्केल पे आगे बढ़ता है सर्कुलर स्केल, उसको हम कहते हैं पिच। यहाँ स्क्रू गेज का वो क्या हो जाएगा पिच। यहाँ के अंदर बच्चों पिच की वैल्यू 4/5 मिलीमीटर आ गया। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होगा, लीस्ट काउंट मतलब होगा
पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच हमारा इतना हो गया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इस सवाल में हमको दिया गया है 50, और इस तरह से हमने सॉल्व किया तो हमको आंसर मिल गया 0.016 मिलीमीटर। यहाँ के अंदर लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई। अगर ऑप्शन से मैचिंग कराएं तो करेक्ट मैचिंग जो हमें दिख रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज सेइंग इफ p डिपेंड्स ऑन x as p equal to 7 sin this much x square plus 2x plus 9, तो हमसे उन्होंने कहा dp ओवर dx की वैल्यू क्या होगी। dp ओवर dx की वैल्यू निकालनेंगे, ddx आप दिस मच किया, यहाँ के अंदर साइन समथिंग का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos समथिंग, लेकिन यहाँ जो समथिंग है जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं और जो समथिंग यहाँ है वो दोनों अलग अलग हैं, तो इतने पार्ट का एक बार फिर से करना पड़ेगा। चेन रूल इसको कहते हैं, आर्ग्यूमेंट का फिर से एक बार करेंगे। ये तो पूरे का पहले किया, फिर आर्ग्यूमेंट का करेंगे बेटा। आर्ग्यूमेंट का जब करेंगे साइन के तो डी डी एक्स ऑफ दिस मच, अब यहां पर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 0, 2x प्लस 2 जो आएगा उसको मैंने सामने लिख दिया यहाँ पे। इसमें से बेटा मैंने 2 को कॉमन कर लिया, बचा क्या x प्लस 1, 2 कॉमन हुआ, 7 पहले से वो यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ के अंदर आ गया 14x प्लस 1 इंटू कॉस दिस मच। ऑप्शन से अगर मैचिंग कराएं तो इससे जो ऑप्शन टैली कर रहा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ट्रिकी सवाल मैंने दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच। एक कोई फंक्शन है बेटा, ये दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मैंने ट्रिक बताया था बच्चों कि अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसा हो जिसमें समथिंग बाय समथिंग लिखा हो, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में डायरेक्ट हमें मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में डायरेक्ट मुझे मिल जाए तो ऐसे इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है लॉगरिथम्स ऑफ डिनोमिनेटर। यहां के अंदर बच्चों देखो, अगर इसको मैं सोचूं इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरे ख्याल से आएगा 14x। क्या ऊपर 14x है? नहीं, 14x बनाने के लिए यहाँ 14 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 14 से डिवाइड भी कर दिया, देखिए बैलेंस करने के लिए। अब हम उसी चीज को मॉडिफाई कर दिए तो हमको स्पष्ट दिखने लगा कि जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। ऐसे इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है बच्चों, यहाँ के अंदर ये आ जाता है नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर, नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर। तो इसका जो रिजल्ट आ गया 1/14 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम्स ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं इसको मैच कराऊं ऑप्शन से, और हाँ यहाँ एक चीज और दिया है बच्चों, यहाँ के अंदर एक छोटी सी बात और कहा है, अभी तो पूरा हुआ नहीं सवाल, इसमें लिमिट भी दिया है, कहां से कहां तक। ये लिमिट दिया हमारा 0 से कहां तक बच्चों, 2 तक। 0 से कहां तक, 2 तक। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कहानी कुछ ऐसे होगी, इसको पूरा कर लेते हैं। देखो आधा रह गया है, यहाँ के अंदर इसको पूरा कर लेते हैं बेटा। ये हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू 1/14 को बाहर ही रहने देते हैं। यहां पर ये जो भी चीज आया इसका लिमिट कहां से हुआ, 0 से 2 तक का। यहां के अंदर बच्चों होगा नेचुरल लॉग की वैल्यू हायर लिमिट पे, हायर लिमिट क्या है 2, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। लॉग यहां के अंदर बेस ई, एक्स की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 28 एंड प्लस 3 यहां के अंदर आ जाएगा 31। ओके, लॉग 31 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पर यहां के अंदर जो भी इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू, लोअर लिमिट पे बेटा यहां के अंदर जो वैल्यू इसका होगा लॉग, लोअर लिमिट क्या है बेटा 0, x की जगह रख लो 0, तो यहां के अंदर आ जाएगा 7 इंटू समथिंग 0 का स्क्वायर, केवल 3 बचेगा। यहां के अंदर ऐसा कुछ आ गया। अब इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली मैं अगर यहां के अंदर रखूं तो आ जाएगा 1/14 टाइम्स ऑफ लॉग दिस बाई दिस, log m माइनस log n का मतलब होगा log m बाई n, यानी 31 बाई क्या हो जाएगा 3, 31/3। मेरे बहादुर बच्चों, इस तरह से मैं देख पा रहा हूं इसका जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके,
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखें, हमारा अगला सवाल जो यहाँ के लिए है वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया y इक्वल टू 9 टू द पावर x। अगर y इक्वल टू 9 की पावर x है तो बताइए dy और dx क्या होगा। अब देखो बेटा, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ वो फार्मूला नहीं लगा सकते, x n x की पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता। दोनों साइड का मैंने ले लिया लॉग, यहाँ पर log y इक्वल टू दिस मच का log करेंगे तो ये x सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में log y है, log y को मैंने डिफरेंशिएट किया तो 1/y आ गया, y को फर्दर x के रेस्पेक्ट में किया तो आगे dy ओवर dx। आगे बढ़े, यहाँ के अंदर बच्चों x इंटू दिस मच, ध्यान दें ये हमारा कोई कांस्टेंट आ गया, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बिना टच किए केवल वेरिएबल हिस्से को हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 1, यानी log 9 यहाँ के अंदर बच्चों इसका रिजल्ट आ जाएगा। dy ओवर dx इक्वल टू y इंटू दिस किया, यहाँ के अंदर बच्चों y आ गया, y की वैल्यू हमारे पास है 9 टू दी पावर x, 9 टू दी पावर x यहाँ रख दिया, हमारा जवाब हो गया 9 टू दी पावर x लॉगरिथम्स 9 बेस a। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन यहाँ के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24। उसने कहा y इक्वल टू 4t स्क्वायर, t इक्वल टू 7 थीटा एंड यहाँ के अंदर कहा थीटा इक्वल टू x क्यूब। तो हमसे पूछा dy और dx क्या है। एक चीज देखिए, यहाँ साइकिल चल रहा है, y t का फंक्शन है, t थीटा का फंक्शन है, थीटा x का फंक्शन है, और हमसे पूछ रहा है कि dy और dx की वैल्यू क्या होगी। y यहाँ x यहाँ है, हमें इनको कोरिलेट करना है। तो बच्चों ऐसे कर लेते हैं, यहाँ इजीली हम निकाल सकते हैं dy ओवर dt, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये t आ गया। यहाँ इजीली हम निकाल सकते हैं यहाँ इजीली निकाल सकते हैं dt ओवर d थीटा जो कि 7 है। यहाँ आसानी से हम निकाल सकते हैं d थीटा और dx जो कि 3x स्क्वायर के बराबर है। मेरे बहादुर बच्चों, हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें, जरा सोचो, अगर dy और dt, dt और d थीटा और dx को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए मैंने ऐसे लगाया dt dt कैंसिल हो रहा है, d थीटा कैंसिल हो रहा है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी dy और dx। तो अगर इन सब की वैल्यू मैं रख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, dy और dt इक्वल टू दिस, dt और d थीटा इक्वल टू 7, d थीटा और dx इक्वल टू दिस मच जो निकला रख दूं तो हमें dy और dx की वैल्यू पता हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ के अंदर मैंने लाके सबको रख दिया, हमें dy और dx की वैल्यू निकाल लिया और फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिला 168x स्क्वायर इंटू टी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ऑप्शन से अगर मैच कराएंगे तो करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमसे अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स कैन नेवर गिव जीरो रिजल्टेंट। यहाँ सेट ऑफ वेक्टर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। इसको चेक करने का तरीका है बेटा, कोई दो पकड़ो, उनके रिजल्टेंट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल लो। अगर ये मिनिमम और मिनिमम का जो रेंज है, तीसरा जो बचा हुआ है उस रेंज के बीच में या बराबरी पे आता है तो वहां जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल होगा, अगर नहीं तो जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। मैं 7 और 33 का अगर मिनिमम, इन दोनों के रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू निकालूं तो दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा 26, और अगर इन दोनों के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो दोनों के सम के बराबर आएगा 40। हमें यह देखना है कि अगला जो है क्या इस बीच में आ रहा है, 26 से 40 के बीच में 30 आ रहा है, यस आ रहा है। अगर हाँ तो जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल है। ऐसे करते जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर जब ऑप्शन 3 में जाते हैं 25 और 11 के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू 14 हो गया दोनों के डिफरेंस के बराबर, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर आ गया 36। 14 और 36 के बीच में क्या 13 है? जवाब है नहीं। यहाँ पर मिनिमम से भी ये कम है, इसका मतलब यहाँ पे कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं आ सकता, यही तो सोचना था। बाकी में आ सकता है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हुआ बच्चों वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है
असर्शन और रीजन दो बातें लिखी हुई हैं। कह रहा है ये वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वे ए पैरेलल बी है। बच्चों यहाँ के अंदर अगर ये मैं ऐसे मानूं तो बी ऐसे रहा होगा, पैरेलल हैं दोनों, बहुत अच्छी बात है। हमसे कह रहा देन ए क्रॉस सी इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी वेयर सी इज ए वेक्टर व्हिच मेक्स एन एक्यूट एंगल फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ ए और बी से कोई वेक्टर सी मैंने बना दिया जो एक्यूट एंगल बना रहा, 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। तो अगर ए क्रॉस बी निकालूं, माफ करेगा, ए क्रॉस सी निकालूं, आउटवर्ड चला गया, बी क्रॉस सी निकालो, ये भी आउटवर्ड चला गया। ये दोनों ही वेक्टर आउटवर्ड हैं। जब ये दोनों ही वेक्टर आउटवर्ड हैं तो ये क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और ये बी क्रॉस सी, ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी दोनों पैरेलल होंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है सर। रीजन में क्या कह रहा है, द क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। एडिशन का मतलब जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी करूं तो यहाँ का ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात सही कह रहा है, यहां तक तो सही बोला है, बट नॉट ओवर डॉट प्रोडक्ट, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी डॉट सी से लूं तो बच्चों ये अलाउ ही नहीं होगा। हम किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ले सकते हैं, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर के साथ नहीं ले सकते। डॉट प्रोडक्ट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना अलाउ नहीं होगा किसी वेक्टर के लिए। ये क्रॉस बी डॉट सी ये लिखना ही गलत है, क्योंकि हम वेक्टर को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर कर रहे हैं, इट मींस वेक्टर को मल्टीप्लाई, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ के अंदर हम स्केलर के साथ ले रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरे बहादुर बच्चों, इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन भी सही कर रहा, नॉट ओवर डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन यहां से ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। यहां और यहां की बात, यहां डायरेक्शन की बात हुई है, यहां वेक्टर और स्केलर होने की बात हुई है, दोनों बातें डिफरेंट हैं। कहीं से कोई एक्सप्लेनेशन यहां कन्वे नहीं हो रहा है। तो सही जवाब यहां के लिए हो गया ऑप्शन 2, दोनों सही हैं, लेकिन रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां पे है मैथमेटिक्स से। कह रहा अगर y इक्वल टू हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस x की पावर -1, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस मच। यहाँ y की वैल्यू बेटा जो भी है y के स्थान पे रख दिया और इंटीग्रेशन के नियमानुसार कर दिया। 3x स्क्वायर का करेंगे 3 बाहर हो जाएगा, x की पावर -1 का करेंगे तो 1/x इसको लिख दिया। मेरे बहादुर बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3/3 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला मत लगाना। जब x की पावर -1 होता है तो x की पावर n वाला फार्मूला x की पावर n+1/n+1 नहीं अलाउड होता है। 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या आ जाएगा, log x, और प्लस यहाँ के अंदर आ जाएगा c। मेरे बहादुर बच्चों, c को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। अगर मैं ऑप्शन से इसकी टैली कराऊं तो करेक्ट मैचिंग जो हमारे ऑप्शन से मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, यहां देखा जाए x³ प्लस log x बेस a प्लस यहां के अंदर आ गया c। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहां के अंदर आ गया क्वेश्चन नंबर 28। हमसे कह रहा कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम t एंड पोजीशन x as y equal to this and expression the expression dy over dx dy over del y over del x del y over del t। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात की गई है। अगर सिंबल डेल है इट मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात की गई है। बच्चों कोई पार्टिकल का जो फंक्शन है, जैसे वेव वगैरह का इक्वेशन हम लिखते हैं, यहाँ देखिए ये पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। जब इसको हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो अगले वेरिएबल यानी t को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। t को कांस्टेंट मानते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन देखिए 15 का होगा नहीं, इसको करेंगे साइन समथिंग का होगा कॉस समथिंग। लेकिन इसके बाद जो है ना पार्शियली मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसके अंदर जाएंगे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा k इंटू 1। बाकी t को तो आपने अभी कांस्टेंट माना हुआ है, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहां से केवल क्या बना k, उस k को मैंने सामने लिख दिया, हो गया 15k cos थीटा 15k cos kx माइनस ओमेगा t। दोबारा मैं t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा
उस समय बच्चों मैं x को कांस्टेंट मानूंगा और x को कांस्टेंट मानते हुए इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने गया बेटा तो फिर उसी तरह से किया, साइन का कॉस हो गया, लेकिन अंदर का जाके फिर से हमें करना पड़ेगा। इस बार x के रेस्पेक्ट में नहीं, इस बार बच्चों हम लोग t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ के अंदर बच्चों के x को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ही कांस्टेंट बचा। x को तो इस समय हम कांस्टेंट मान रहे हैं। माइनस ओमेगा इंटू टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, तो हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा। वो माइनस ओमेगा को बच्चों मैंने स्टार्ट में पहुंचा दिया तो हो गया माइनस 15 ओमेगा कॉस ऑफ दिस मच। अगर ऑप्शन से इन दोनों की मैचिंग कराएं बेटा तो करेक्ट मैचिंग हमारे पास होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, 15 के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 15 ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल 29 नंबर है, करा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल e की पावर 2x को x के रेस्पेक्ट में 0 और 1 के बाउंड्री के बीच में इंटीग्रेट करना है। e की पावर 2x का हो गया, यहाँ के अंदर बच्चों e की पावर 2x का हो गया, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ t है तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने ये सब रूल बताया था, जहां भी जैसे भी आप पढ़े हो आपको मालूम होगा। मेरे बहादुर बच्चों ये डेफिनिट इंटीग्रल है, इसका जो है लिमिट हमें पता है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हायर लिमिट मतलब x की वैल्यू 1 रख दिया, माइनस इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लोअर लिमिट जो कि 0 है रख दिया, सॉल्व किया, ऐसा कुछ आ गया। हमारे पास आ गया ई स्क्वायर माइनस 1/2, इसका रिजल्ट आ गया ई स्क्वायर माइनस 1/2। ऑप्शन यहाँ के लिए करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा y इक्वल टू दिस मच, ये दिया हुआ है। कह रहा सर आप ये बताइए dy ओवर dx क्या होगा। मेरे बहादुर बच्चों आप देख सकते हो यहाँ y जो है x के दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x का पहला फंक्शन x का दूसरा फंक्शन। ऐसे केस में क्या रूल होता है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस होता है दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन हमने किया, cos 2x का हमारे पास आ गया sin 2x, और यहाँ फिर 2x का भी करना पड़ेगा। cos x का बच्चों माफ करेगा माइनस sin 2x हुआ, और 2x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में। इस 2 को बाद में देखिए मैंने सामने लिख दिया। यहाँ आइए cos 2x और sin x का करेंगे क्या आ जाएगा, cos x, तो आ गया cos 2x cos x, और यहाँ प्लस ऑलरेडी लगा है माइनस 2 sin x इंटू साइन 2x। इसको हम लोग सॉल्व किए, प्लस वाला पहले रख दिया बाद वाला बाद में रख दिया कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगे। फाइनली जब ऑप्शंस से मैच कराएंगे तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, cos x cos 2x माइनस 2 sin x sin 2x, हमारा करेक्ट मैचिंग आ गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following equations can not be derived by method of dimensional analysis। सिंबल में कह रहा उनका यूजुअल मीनिंग मानिए। यहाँ के अंदर बच्चों हम उन्हीं इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से जिसमें चीजें प्रोडक्ट फॉर्म में हो। अब यहाँ देखो अगर कहीं प्लस या माइनस साइन इंक्लूड हो गया या एक्सपोनेंशियल के रूप में चीजें आ गई, साइन कॉस के रूप में आ गई, लॉग के रूप में आ गई, तो ऐसे इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिराइव कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसमें प्लस साइन आने की वजह से इसको हम डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आने की वजह से इसको भी डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम डिराइव नहीं कर सकते। मेरे बहादुर बच्चों यहाँ के अंदर अगर इसकी बात करें थर्ड की, तो इसको हम कर सकते हैं, बशर्ते ये कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं हो पाती है, लेकिन लगभग में डेरिवेशन हो जाता है। तो यहाँ के अंदर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर डिराइव करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिखा इक्वेशन इन विच टर्म्स आर ज्वाइंड बाय प्लस और माइनस साइन कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। एक चीज और लिखा जा सकता है, जिस इक्वेशन में यहाँ के अंदर बच्चों एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर समथिंग शामिल हो रहा है, यहाँ के अंदर लॉग समथिंग शामिल हो रहा है,
यहाँ के अंदर बच्चों साइन या कॉस समथिंग, यहाँ ये सारे टर्म शामिल हो रहे हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारे इक्वेशंस को हम यहाँ के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए है क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों। अच्छा, इसमें सही कौन सा हुआ? तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिराइव नहीं कर सकते, उसने पूछा है कैन नॉट बी, तो फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब ऑप्शन नंबर हो गया 1। चलिए अगला सवाल अब देखा जाए। यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का सवाल दिया है, कह रहा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 है तो आप बताइए सर थीटा की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। तो मैंने मान लिया, थोड़ा आसान बनाने के लिए मान लिया साइन थीटा इक्वल टू पी, कोई भी वेरिएबल आप मान लो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स ऑफ पी प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होपफुली आपको सॉल्व करना आता होगा। जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो बच्चों सॉल्व करने पर p की दो पॉसिबल वैल्यू निकल के आई। p की वैल्यू या तो 1/2 होगा या तो 3/5 होगा। p की वैल्यू 1/2, p मींस sin थीटा, इट मींस sin थीटा इक्वल टू 1/2। sin थीटा अगर 1/2 है इट मींस थीटा 30 डिग्री होगा। अगर p की वैल्यू 3/5 आ रहा है इट मींस sin थीटा हमारा 3/5 आ रहा है। sin थीटा 3/5 आने का मतलब थीटा की वैल्यू कितना होगा 37 डिग्री। तो दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, कौन कौन सी बच्चों, 30 डिग्री और 37 डिग्री। इस तरह से यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आएगा, अगर मैच कराएं 30 डिग्री 37 डिग्री का मतलब हो गया कौन सा सही जा रहा है, 30 डिग्री ये हो गया, 37 ये हो गया। इट मीन्स हमारा जो सही ऑप्शन जा रहा है वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन यहाँ के लिए जो करेक्ट होगा बच्चों फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब हो गया ऑप्शन 2। फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब यहाँ के अंदर आ गया ऑप्शन 2। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक बार फिर मैच करा लो। फर्स्ट मतलब 30 डिग्री और थर्ड का मतलब 37 डिग्री। फर्स्ट एंड थर्ड हमें यहां दिख रहा है, इसका मतलब करेक्ट चॉइस होगा यहां के लिए ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं P इक्वल टू दिस मच, Q इक्वल टू दिस मच, ये सब दिया है। उन्होंने कहा कि सर ये बताइए सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह सब अगर कंसीडर करें तो यहाँ के अंदर P प्लस Q, P माइनस Q, P क्रॉस P इंटू Q एंड P बाई Q में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मैं देख रहा हूं पहले में P में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, दूसरे में सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर बच्चों कितने हैं, 2 हैं। इसमें मैं देखूं पहले में डेसिमल 2 प्लेस पे लगा है और यहाँ देखो डेसिमल 2 प्लेस पे यहाँ भी लगा है। जब हम प्लस या माइनस दो चीजों को करते हैं तो डेसिमल प्लेस मिनिमम प्लेस पे होना चाहिए। रिजल्ट में जो पार्टिसिपेटिंग नंबर में डेसिमल प्लेस होता है रिजल्ट में मिनिमम वाला फॉलो होता है। यहाँ पर अगर मैं दोनों को सम करता हूं तो ये आता है, इसमें भी डेसिमल 2 प्लेस पे है। अब मिनिमम क्या, जब दोनों में 2 प्लेस पे है तो बिल्कुल सही लिखा है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। यहाँ P माइनस क्यू करने से ये मिल रहा है डेसिमल 2 प्लेस पे होना चाहिए कम से कम, तो इसमें भी 2 प्लेस पे, यहाँ भी 2। अगर डेसिमल 2 डिजिट पे है तो बेटा 2 डिजिट पर मिनिमम ही उस, अब मिनिमम मैक्सिमम की बातें नहीं हुई, दोनों में बराबर है तो मिनिमम देखें तो 2 ही माना जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये सही लिखा है। इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ गए। जब हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर किसमें सबसे कम है। तो यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट जो भी आया सिग्निफिकेंट फिगर के नियम से उस रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या मिनिमम वाला यानी 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, नीचे 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है। तो यहाँ पर डिवाइड करने से बच्चों जो सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा हमारे रिजल्ट में मिनिमम वाला होना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए 2। यहाँ के लिए इसका सही आंसर होना चाहिए 2। तो आंसर बन गया सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर 3222। 3222 कहाँ गया भैया, 3222 चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 34 नंबर हमसे कह रहा है सपोज वेक्टर ये इक्वल टू दिस मच, एक दिया है 3ti कैप 4tj कैप
बी इक्वल टू कुछ और दिया है। करा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो वहां उस समय पे जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो उस समय टी की वैल्यू क्या होगी, तो कर दिया ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करने पर बी का मैग्नीट्यूड भी बेटा यहां मैंने रख दिया। सॉल्व करने पर ऐसा कुछ रिजल्ट बना। फाइनली हमारा टी का वैल्यू सॉल्व करने पर आ गया बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 5। ओके, बाकी सॉल्व वाल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है इफ y1 इक्वल टू a sin θ1 y2 इक्वल टू a sin θ2, तो हमसे उन्होंने बोला है साइन यहां के अंदर y1 प्लस y2 करके दिया है। y1 प्लस y2 मतलब इन दोनों को जोड़ना है। अगर जोड़ेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ हमें एक विंडो मिलेगा। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी के टर्म में आ गया। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कहता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसी हिसाब से इसको पूरा लिख दिया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 2a साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2 बाई 2। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए अगला सवाल देखा जाए। बच्चों चलते चलते हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कहा रहा है फाइंड आउट रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल दिस मच। बहुत आसान मेरे बहादुर बच्चों, ये जो इतना फंक्शन दिया है ये क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन द सेंस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली होता है थीटा के रेस्पेक्ट में टेन थीटा। टेन थीटा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहां के अंदर आ गया। ऑप्शन मैच कराएं तो ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, माफ करिएगा क्वेश्चन नंबर 37। अभी कौन सा किया था हम लोगों ने, 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है which of the following mathematical representations is are not possible। बाकी यम को मास बोला है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है, जी को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोला है, एल को लेंथ बोल रहा है, ई फॉर एनर्जी यहाँ के अंदर लिखा है, एच यहाँ प्लेइंग कांस्टेंट है। तो देखो बेटा, अगर आपने कभी स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ा हो तो उसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एम बाई के। तो एम बाई के का जो डायमेंशन होगा टाइम के सिमिलर आएगा। और अगर सिंपल पेंडुलम आपने कभी पढ़ा हो तो उसमें आता है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल बाई जी। तो इसका डायमेंशन भी टाइम के सिमिलर आएगा। सेम डायमेंशन वाली चीजों को प्लस या माइनस करना पॉसिबल है, तो ये एक्सप्रेशन तो पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर एल बाई जी और डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका जैसा कि मैंने बताया डायमेंशन टाइम के सिमिलर है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो यहां से भी टाइम निकल रहा है। तो ये दोनों का डायमेंशन टाइम के सिमिलर है, दोनों के बीच में प्लस साइन लगाना बिल्कुल पॉसिबल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन यहां पर देखिए ई बाई एच, हमें पता है अगर फोटॉन की एनर्जी हम देखें तो एनर्जी बेटा होता है एच न्यू, ठीक है। यहाँ के अंदर न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा ई बाई एच। तो ई बाई एच का मतलब यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट मतलब टाइम का इनवर्स, डायमेंशन मतलब टाइम का इनवर्स। और एम बाई स्क्वायर रूट के अंदर एम बाई के का यूनिट जो होगा ये बच्चों टाइम के सिमिलर आएगा। तो इसके बीच में प्लस साइन लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का यूनिट या दोनों का डायमेंशन अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन लास्ट वाला पॉसिबल नहीं है। उसने यही पूछा है कि सर आप ये बताइए कौन सा नहीं पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल वाला थर्ड हो गया। थर्ड हो गया मतलब ऑप्शन यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए बेटा वेक्टर से क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में उन्होंने कहा है फिगर में से आप ये बताइए वेक्टर ई इक्वल टू क्या होगा। अब ये डायग्राम आपके सामने है। वेक्टर ई जो हमारे पास है बेटा, आप देखो यहाँ ऑप्शन हमारे ABCD के टर्म है। वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर सी हो नहीं सकता, दोनों की साइज बिल्कुल अलग है। वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर डी हो नहीं सकता, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर माइनस वेक्टर ए प्लस बी में विचार करते हैं तो यहाँ आप लोग देखो ये साइक्लिक ऑर्डर बन रहा। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई जोड़े तो एक साइक्लिक ऑर्डर बना, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट पक्का क्या आएगा, 0।
इन तीनों का रिजल्टेंट अगर जीरो या जीरो वेक्टर आया तो वेक्टर ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, माइनस को कॉमन बना लीजिए, हमारा आंसर आ गया माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा तो अगर ऑप्शन से मैचिंग कराएंगे बच्चों तो करेक्ट मैचिंग यहां के लिए आएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां के लिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, यहाँ के अंदर बच्चों यक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना यक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ लिमिट क्या दिया है 0 to 3b। नियम के अनुसार मैंने इंटीग्रेट किया, आगे एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाया 0 से 3b का, सॉल्व किया 0 से 3b के लिमिट में इसको सॉल्व करेंगे, 3b हायर लिमिट पहले रखेंगे, यहाँ के अंदर आ जाएगा 27b क्यूब बाई 3 माइनस 0/3। यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ b क्यूब, 9 टाइम्स ऑफ b क्यूब मतलब यहाँ के लिए आएगा करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास कहा है माइनस साइन थीटा के बराबर कौन सा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा के सिमिलर इसमें से कौन नहीं है, ये सवाल है। तो देखते हैं माइनस साइन थीटा के सिमिलर बच्चों यहां पर कौन सा नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो जरा इसको देखा जाए कौन सा नहीं है। cos 90 प्लस थीटा, ये तो होता है cos 90 प्लस थीटा आप करोगे मतलब आप यहां पहुंच गए, और यहां पर यक्स का साइन निगेटिव होता है तो यहां माइनस साइन थीटा आएगा। cos 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहां के अंदर बच्चों अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा आप कर रहे हो तो पहले ही क्वाड्रेंट में हो, यहां पर जो भी आएगा 90 प्लस माइनस थीटा करने पर अगर यहाँ cos है तो साइन आएगा, अगर बच्चों 90 माइनस थीटा के तो प्लस आएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। साइन थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई अगर करेंगे तो यहां से थोड़ा इसको सही बनाए, माइनस को कॉमन कर ले तो ऐसा कुछ आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू आता माइनस साइन थीटा, ऐसा हो गया। साइन 180 माइनस थीटा, साइन बेटा 180 माइनस थीटा, यहां पर y हमारा पॉजिटिव है तो ये इतना हिस्सा जो है आ जाएगा साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी था माइनस साइन थीटा, ओवरऑल यहां भी आ गया। साइन 180 प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर हम करने जाएंगे मीन्स यहां आ गए, यहां आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों यहां के अंदर यहां भी माइनस साइन थीटा आ रहा है, यहां भी माइनस साइन थीटा आ रहा है, यहां भी, ये ऑप्शन 2 ऐसा है जिसमें माइनस साइन थीटा नहीं आ रहा, यहां कुछ और आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है बच्चों, उसने कहा टेन थीटा अगर 1/√5 है तो बताइए सर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहले क्वाड्रेंट में है 1/√5 है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ ही पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव वाला तो ऐसे भी हट गया, पॉजिटिव ही रिजल्ट आना है। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1/स्क्वायर क्या था टेन थीटा, दिस बाई दिस होता 1/√5 लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √6, और बेटा यहाँ के अंदर हमारे पास cos थीटा अगर निकालना होगा तो दिस बाई दिस यानी √5 ओवर √6 आ गया, यानी √5/6 इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है बेटा, ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो करेक्ट मैचिंग दिख रहा है, यहाँ के अंदर करेक्ट मैचिंग हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है लेट वेक्टर ये मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, देन एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस। अगर आपने कभी डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा हो, मैंने ही अगर आप मुझसे पढ़े हो तो मैंने आपको पढ़ाया है या जैसे भी आपने पढ़ा हो तो वहां एक रिजल्ट निकल के आता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों 1। यहाँ के अंदर अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा वेक्टर, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, तो ऐसा एक्सप्रेशन आया। उसने कहा एक्स के साथ 60 डिग्री बनाया तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री रख दिया, वाई के साथ भी 60 डिग्री बनाया तो यहाँ पर बच्चों बीटा के स्थान पर 60 डिग्री रख दिया और यहाँ cos स्क्वायर गामा निकालने का प्रयास किया। cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, यहाँ भी आ जाएगा 1/4, cos स्क्वायर गामा को सॉल्व किया आ गया बेटा 1/2, यानी cos गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2।
1/√2 यहाँ के अंदर आ गया, इट मींस गामा की वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। अगर cos समथिंग हमारा 1/√2 आया, इट मींस जो समथिंग है वो 45 डिग्री आ गया। यहाँ वेक्टर के द्वारा z एक्सिस से बनाया जाने वाला एंगल जो होगा बच्चों वो 45 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर करेक्ट चॉइस हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ स्क्रू गेज से फिर है, कह रहा कंडीशंस ऑफ 3 स्क्रू गेज आर शोन व्हेन नो एनी रीडिंग इज टेकन बाय देम। हमसे कहा लेट 3 स्क्रू गेज एज यहां बना के दिखाए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो बेटा यहां पर मैं पहले डायग्राम में देख रहा हूं, यहां जो ये रेफरेंस लाइन है सर्कुलर स्केल रेफरेंस लाइन से नीचे चला गया है, इसका मतलब बिना रीडिंग लिए ही रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे पॉजिटिव 0 एरर आ रहा है। यहाँ पर देखिए रेफरेंस लाइन है जो हमारा सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया बिना रीडिंग लिए ही। इस समय हम कहेंगे उल्टा हो रहा है, यहाँ निगेटिव 0 एरर आ रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों रेफरेंस लाइन और 0 सर्कुलर स्केल का 0 और रेफरेंस लाइन बिल्कुल एक लाइन में आ गए हैं। मैं कहूंगा यहाँ कोई भी 0 एरर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन में देखिए क्या है, कह रहा स्क्रू गेज नंबर 1 हैज निगेटिव 0 एरर। नहीं सर, गलत बोल रहा है। कह रहा स्क्रू गेज नंबर 2 हैज नो एनी 0 एरर। इसके अंदर कह रहा कोई 0 एरर नहीं है, गलत बोल रहा है। स्क्रू गेज नंबर 3 हैज पॉजिटिव 0 एरर। इसके अंदर कह रहा पॉजिटिव 0 एरर है, ठीक है, ये भी गलत बोल रहा है। स्क्रू गेज नंबर 2 हैज निगेटिव 0 एरर, यस, यहाँ के अंदर सही बोल रहा। ऑप्शन 4 यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट बट इज डायमेंशनलेस। बच्चों यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पर इसके पास ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। सॉलिड एंगल बच्चों ये 3D में लेने वाला एंगल है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है ये। इसके यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। इसका यूनिट तो बनाया गया है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना तो यूनिट है ना ही डायमेंशन है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ होना नहीं है। इसके लिए करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट वन। सर्कल ऑफ रेडियस 10 यूनिट्स इज शोन इन फिगर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यहाँ के अंदर बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का है x, y, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही हमसे पूछा गया है। मेरे बहादुर बच्चों देखो, पॉइंट को दिखाने के लिए इक्वल टू नहीं लगाते, 3 लाइनें यहाँ दिखाते हैं, मैथमेटिकल रूल होता है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो कैसे निकालेंगे। ये वाले ट्राइंगल में बच्चों अगर मैं ले लूं cos 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री मतलब x बाई कितना आ जाएगा, x बाई r। यहाँ ऐसे x बाई r आ गए। x की वैल्यू निकाला r cos 53 डिग्री। r की वैल्यू बच्चों हमारे पास दिया है 10 और cos 53 डिग्री का मतलब हो गया 3/5, सॉल्व किया 6 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। इसी तरह इस ट्राइंगल में अगर मैं sin 53 डिग्री ले लूं तो आ जाएगा y बाई r। सॉल्व करके हमने y की वैल्यू निकाल लिया बेटा। y की वैल्यू सिमिलर जैसे यहां सॉल्व किया था यहां निकाला तो क्या आ गया 8। अब यहां पर क्वाड्रेंट क्या बन गया, x, y का मतलब हो गया 6, 8। तो इसका क्वाड्रेंट हो गया बच्चों 6, 8। ऑप्शन यहां के लिए करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोगों ने इसके सोल्यूशन को एंजॉय किया होगा। आशा करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम इस टेस्ट पेपर को लेके रहा होगा, जहां आपको समस्या आई रही होगी वो समस्या रिजॉल्व हो गई होगी। आल्दो अगर अभी भी आपको बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप कोचिंग पे आके मिल सकते हो या अपना कंफ्यूजन आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा के आगे आने वाले टेस्ट को देते रहेंगे और फिजिक्स और तमाम जो और साइंस आपके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं उनके कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते रहोगे। ठीक है बच्चों, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ते रहें,
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में किसी सॉल्यूशन के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के साथ, आ, किसी समस्या को सॉल्व करने के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को और ज्यादा धार देंगे और ज्यादा इंटेंसिटी से पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सीरियसली हम लोगों को पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ मजाक नहीं करना है। अब जो कंपटीशन का युग आया है, उस कंपटीशन के युग में मजाक का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप उसे फेस ना कर पाओ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भर गए होंगे और आने वाले दिनों में इस पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस पे जरूर पड़ेगा, ऐसा मैं बिलीव करता हूं। मिलेंगे बच्चों किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फिर वही बोलेंगे, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों।